हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने अम्ल एवं क्षारक के परिभाषाओं के बारे में पढ़ा और उसके उदाहरण पढ़े, उसके बाद इंडिकेटर्स देखे और इन सब के प्रभाव, इन सब को डिटेल्स में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के बनाए गए वीडियो में आप डिटेल से देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये सारे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सब को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में अच्छे से समझाया है। इसे आप देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो केमिकल कंपाउंड्स और उसके रासायनिक सूत्र जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। आप अपनी कॉपी और पेन को तैयार रखिए और जो भी केमिकल कंपाउंड्स यहाँ दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। हम इन सब के बनने की विधि और इसके उपयोग के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। यहाँ भी यह प्रश्न आता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं और उसके रासायनिक सूत्र लिखें। तो यहाँ देखिए इसके रासायनिक सूत्र पे 2NaCl प्लस 2H2O, तो यह बना 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। चूँकि विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड भी होगा। एनोड पर क्लोरीन गैस आता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। अब हम इसके उपयोग को देखें तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCl का उपयोग इस्पात की सफाई और बहुत सारे मेडिसिन्स बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए, मतलब साबुन कागज़ उद्योगों में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन को यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स कर दिया जाए तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका घरेलू विरंजन में और वस्त्र विरंजन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण को हम अब देखें तो यह क्या है, कैसे बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस इसमें क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित किया गया तो बना CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O और यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। उपयोग हम देखें तो इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में रोगाणुनाशक मतलब जर्मीसाइड्स के रूप में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया। तो यहाँ बनेगा अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका उपयोग होता है कुछ विशेष प्रकार के भोजन बनाने में, केक, ब्रेड इत्यादि। तो यह कैसे काम करता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो यह बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक या ब्रेड जो होते हैं वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसका हम उपयोग देखें बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर के लिए यहाँ देखिए दो अवयव दिए हुए हैं, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। तो अगर बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। दूसरा है इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उड़ जाता है, मतलब वो फूल जाता है और इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है।
इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, NH2 के कारण इसका नाम डेकाहाइड्रेट हो गया। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यहाँ आप देखिए इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक समीकरण है Na2CO3 प्लस 10H2O। इसमें हमने 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड किया सोडियम कार्बोनेट में, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, मतलब इट रिड्यूस द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे कैसे बनाएंगे, तो जिप्सम को 373 डिग्री ताप पर गर्म करने से यह जल के अणुओं को त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें हमने मिलाया 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये बन गया CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो कि है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग बहुत कॉमन है, आप लोग जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं हड्डियां टूट जाने पर। नेक्स्ट है इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, मकान बनाते समय दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए परिभाषा, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, इसके परिभाषा यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ देखिए 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, यहाँ पर क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं। दूसरे में देखिए यह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। और कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम लोग आज फिर देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो जिसमें पहला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, फॉर्मिक एसिड, से नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल में डालने से क्या होगा। अब अंडा का छिलका बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें हम एक अम्ल डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं HNO3, तो यह क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का CaNO3 से मिलेगा तो बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अलावा CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं CaCO3 प्लस HNO3 और एरो CaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता। तो वह कौन सा लवण है जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कॉमन सॉल्ट हम लोग लिख सकते हैं NaCl। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के 2 अवयव के नाम लिखिए। अभी अभी हमने बताया बेकिंग पाउडर के 2 अवयव, बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिलाया गया था तो बेकिंग पाउडर बना था, तो इसके 2 अवयव हो जाएंगे, पहला बेकिंग सोडा, दूसरा टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पाचन क्रिया के दौरान उदर का pH कितना होता है। तो नॉर्मली स्टमक का pH 5 से 6 होता है, किंतु
स्टमक में पैराइटल सेल से HCl सीक्रेट होते रहते हैं। खासकर जब फूड हम लोग खाना खाते हैं तो वह उसके डाइजेशन के लिए HCl सीक्रेट होता है, जो कि हार्मफुल जर्म्स आते हैं फूड के साथ, उसको मारते भी और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो उस समय चूंकि HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है तो pH हो जाता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सोने यानी गोल्ड को घोलने के लिए कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए याद रखेंगे आप लोग एक्वा रिजिया में गोल्ड घुल सकता है, जो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। इसमें HNO3 1 अनुपात में और HCl 3 अनुपात में रहते हैं, 1:3 ऑफ HNO3 एंड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, HCl अम्ल व धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली H2 गैस का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट था? इसमें टेस्ट था पॉप टेस्ट। जब हम परख नली में जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाते हैं और पॉप की ध्वनि अगर सुनाई देती है तो इसका अर्थ है उस परख नली में हाइड्रोजन गैस है। तो यही बात आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। वैसे डिटेल्स जानकारी के लिए आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन क्यों हो जाती है? इसका क्या अर्थ हुआ? अम्लीय वर्षा एसिड रेन जब होता है तो उसमें नदियों में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियां हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है, उनके जीवन पर संकट आ जाता है, क्योंकि एसिड रेन से जल की अम्लीयता बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है और यह मिट्टी पर भी गिरता है। तो मिट्टी में भी जो एल्युमिनियम के तत्व होते हैं वह भी पानी में उसको ले जाकर मिला देता है। नदी का ऐसे pH सामान्यतः 7.4 होता है, किंतु एसिड रेन के कारण इसका pH 5 हो जाता है। तो जो फिश के अंडे का हैचिंग भी इससे नहीं हो पाता है और बड़ी मछलियों के जीवन पर भी संकट आ जाता है। तो इन बातों को आप लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है, जब सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है तो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है या ऊष्माशोषी? तो यहाँ दो तरह की अभिक्रिया है। ये चैप्टर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है आप वीडियो में देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में रासायनिक समीकरण के साथ बताया गया है। तो ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा मुक्त होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है। और यहाँ पर है जो क्वेश्चन उसको आप समझिए कि सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है। हमने बताया था कि जब किसी सांद्र अम्ल को तनु करेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेट एसिड को जब हम डाइल्यूट करेंगे तो हम उस एसिड को जल में नहीं डालेंगे, उस एसिड में जल को नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होगी, बहुत अत्यधिक ताप जो है मुक्त होगा, बहुत अत्यधिक ताप निकलेगा। इसे डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, एसिड को ही जल में डालते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम एसिड में जल को डालेंगे तो बहुत तेज ऊष्मा मुक्त होगी और वह एसिड बाहर आकर छलक सकता है और हमें जला भी सकता है। तो हम क्या कहेंगे, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इस प्रश्न पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अम्ल को जल में डालने की बात हो रही है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्लोर क्षार प्रक्रिया के किस उत्पादन का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में होता है? तो क्लोर क्षार सबसे पहले फर्स्ट में ही हमने बताया था कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या था कि 2NaCl सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाए गए थे तो बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी। इसमें एनोड और कैथोड का उपयोग होता है। तो एनोड में
क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आए थे, और इसके बाद उसी क्लोरीन का उपयोग किया गया था क्लोर क्षार में विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित किए थे तभी बना था वो CaOCl2 प्लस H2O, और ये CaOCl2 ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। इसे हम फिर से आपको दिखाते हैं। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया शुरू में ही आप लोग यहाँ से देख लिए, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब अभिक्रिया कराई गई थी तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की गई थी तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न किया था, और इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें 2NaCl प्लस 2H2O, तो यहाँ पर बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी क्लोरीन का उपयोग किया गया था विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए। तो वही क्लोरीन यहाँ आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन का उपयोग किया गया तो बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस तरह से विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया गया। तो आज हम लोग इतना आप लोग तैयार कीजिए। क्वेश्चन 10 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप में 1 मार्क्स के जो है हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताए, इसके आंसर आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 4 में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसके बाद इसमें भी 10 क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें भी 8 क्वेश्चन है, और लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर बताएंगे हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड बाय।